जले हुए अनारदाने के खोल जैसी तुच्छ वस्तु समान ब्रह्म मंदिर के समारोह समाप्त होने पर कहीं लोगों की दृष्टि हट न जाए, उस आशंका से विलास विहारी उत्सव का सिलसिला समाप्त ही नहीं करना चाहता था। लेकिन जो लोग आए थे उनके घर द्वार थे, कामकाज था। दूसरे के घर पर खर्च पर आनंद मनाते रहने से काम नहीं चल सकता था, इसलिए एक दिन उत्सव समाप्त करना ही पड़ा। बूढ़े रासबिहारी छोटी सी स्पीच देकर अंत में बोले, जिनकी असीम कृपा से हम लोग मूर्ति पूजा के घोर अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ सके हैं, उन्हीं एक में द्वितीयम निराकार पर ब्रह्म के चरण कमलों में यह मंदिर जिन लोगों ने उत्सर्ग किया है उनका कल्याण हो। मैं समूचे अंतःकरण से प्रार्थना करता हूँ कि निकट भविष्य में वे दोनों निर्मल नवीन जीवन के लिए चिरकाल के लिए सम्मिलित हो और यह शुभ मुहूर्त देखने के लिए भगवान हम सब लोगों को रखे। फिर उन्होंने दोनों नवीन जीवों की ओर देखकर कहा, बेटी विजया, विलास, इन सब को प्रणाम करो। आप लोग भी हमारी संतानों को आशीर्वाद दे। विजया और विलास ने पृथ्वी पर सिर टेककर बड़े ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और इसके बाद सभा भंग हो गई। शाम के बाद जब विजया घर पहुंची, उनके मन में कोई विरोध, कोई चंचलता नहीं थी। धर्म के आनंद और उत्साह से उसका हृदय इस सीमा तक भरा हुआ था कि स्वतः ही कहने लगी, पार्थिव सुख ही एकमात्र सुख नहीं है, बल्कि धर्म के लिए, दूसरों के लिए उस सुख का बलिदान कर देना ही श्रेयस्कर है। उसने जोर देकर मन को समझाया कि भले ही विलास के साथ विचार ना मिलते हो, लेकिन धर्म के संबंध में हमारे बीच कभी विरोध ना होगा। बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगी, अच्छा ही हुआ कि विलास जैसे दृढ़ संकल्प, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के साथ मेरा जीवन सदैव के लिए जुड़ने जा रहा है। मेरे द्वारा भगवान को अनेक काम कराने हैं, इसलिए उन्होंने मेरे मन की गति बदल दी। दूसरे दिन विलास ने हाथ जोड़कर सबसे कहा, आप लोग अगर महीने में एक बार ही आकर मंदिर की मर्यादा बढ़ा जाए तो हम लोग आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। अनेक लोग इस अनुरोध को स्वीकार करके ही लौटे। रासबिहारी ने आकर कहा, बेटी विजया, अगर तुम लोग अपने मंदिर का स्थायित्व चाहते हो तो दयाल बाबू को यहीं रखने की कोशिश करो। विजया ने आश्चर्य और प्रसन्नता से पूछा, क्या यह संभव है काका जी? रासबिहारी ने हंसकर कहा, संभव ना होता तो क्या कहता बेटी, उन्हें मैं बचपन से जानता हूँ। एक प्रकार से मेरे बाल्य बंधु है। गरीब होने पर भी खालिस आदमी है। अपनी जिम्मेदारी से कोई काम दे दो उन्हें तो आसानी से रखा जा सकता है। मंदिर के मकान में कमरों की कमी नहीं है। 2-4 कमरे लेकर सब परिवार आनंद से रह सकते हैं। इन वृद्ध सज्जन के प्रति विजया को सच्ची श्रद्धा हो गई थी। उनकी आर्थिक हीन अवस्था को सुनकर श्रद्धा में करुणा जाग उठी। जल्दी से रासबिहारी के प्रस्ताव का समर्थन करके बोली, उन्हें यहीं रखिए, मुझे सचमुच बड़ी खुशी होगी काका जी। यही हुआ। दयाल सपरिवार वहीं रहने लगे। दिन बीतने लगे। पूस समाप्त होकर आधा माघ भी बीत गया। जमींदारी और मंदिर का काम ढंग से चलने लगा। कहीं कोई विरोध या अशांति किसी की कल्पना में भी उत्पन्न नहीं हुई। नरेंद्र का कोई समाचार नहीं मिला। मिलता भी क्या, केवल 2 दिन के लिए देश आया था, 2 दिन बाद चला गया। उस माइक्रोस्कोप की ओर जब भी विजया की नज़र उड़ जाती थी, एक पीड़ा उसके अंतर में जाग उठती थी। वह सोचती थी कि अगर उसके इस नितांत बुरे दिनों में इस चीज़ का कुछ अधिक मूल्य दे दिया जाता तो अच्छा होता। 2 दिन की जान पहचान से ही ना जाने कैसे इस व्यक्ति के लिए इतना स्नेह पैदा हो गया है। सौभाग्य से प्रकट नहीं हुआ, नहीं तो मिथ्या मोह एक दिन मिट्टी में तो मिल ही जाता। लज्जा को छिपाने के लिए जीवन में भी कहीं स्थान न मिलता। इन 2 दिनों के स्नेह ममता के पात्र की ज्यों ही उसे याद आती, वह उसे पूरी शक्ति से दूर ठेल देती। इस तरह माघ का महीना भी बीत गया। फागुन के आरंभ में ही सहसा अत्यंत गर्मी पड़ने लगी और चारों ओर बुखार फैलने लगा। 2 दिन से दयाल बाबू बुखार में पड़े थे। आज सुबह उन्हें देखने जाने के लिए कपड़े पहनकर तैयार होकर नीचे उतरी थी। बूढ़ा दरबान कन्हैया सिंह लाठी लेने अपने कमरे में गया था। इसी बीच वह बाहरी कमरे में बैठी चाय पी रही थी। नमस्कार। विजया चौंक पड़ी। मुंह उठाकर देखा, नरेंद्र कमरे में आ रहा है। उसके हाथ का प्याला हाथ में ही रह गया। चकित सी आंखें फाड़े उसे देखती रही। ना नमस्कार का उत्तर दिया, ना बैठने को कहा।
एक कुर्सी की पीठ से नरेंद्र ने अपना डंडा ठीक किया और दूसरी कुर्सी खींचकर बैठ गया। बोला, इस काम से मैं भी नहीं निपट पाया हूँ और एक प्याला चाय लाने का हुक्म दे दीजिए। विजया हाथ का प्याला रखकर बाहर चली गई, लेकिन कालीपद से कहकर तत्काल नहीं लौट सकी। ऊपर सीढ़ी की रेलिंग पकड़े चुपचाप खड़ी रह गई। उसका अंतस्थल भीषण तूफान से पागल हो उठने वाले समुद्र के समान पागल हो उठा। वह नहीं जानती थी कि किसी भी कारण से मनुष्य का हृदय इस प्रकार हिल सकता है। फिर भी वह स्पष्ट समझ रही थी कि जब तक यह तूफान शांत नहीं हो जाता, किसी के साथ सहज भाव से बातचीत करना असंभव है। 5-7 मिनट चुपचाप खड़ी रहकर जब उसने कालीपद को चाय लेकर जाते देखा तो उसके पीछे कमरे में आ गई। कालीपद के चले जाने पर नरेंद्र ने विजया की ओर देखकर कहा, आप मन ही मन झल्ला रही होंगी कि आप कहीं बाहर जा रही थी। मैंने बीच में आकर बाधा डाल दी, लेकिन मैं आपको 5 मिनट से अधिक ना रोकूंगा। विजया ने कहा, अच्छा पहले चाय पी लीजिए। सहसा पश्चिम की ओर नजर आते ही उसने आश्चर्य से पूछा, उस खिड़की को कौन खोल गया? कोई नहीं, मैंने खोली है, नरेंद्र बोला। किस तरह खोली? जिस तरह सब लोग खोलते हैं, खींचकर। क्या कोई अपराध हो गया? विजया ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर उसकी लंबी पतली उंगलियों की ओर देखते हुए बोली, आपकी उंगलियां क्या लोहे की है? इस खिड़की के बंद हो जाने पर पीछे से जोर से धक्का मारे बिना सिर्फ खींचकर खोल ली? ऐसा आदमी मैंने तो नहीं देखा। नरेंद्र ने हो होकर अट्टहास से घर भर दिया। यह वही हंसी है। याद आने पर विजया रोमांचित हो उठी। हंसी रुकने पर नरेंद्र ने सहज स्वर में कहा, सचमुच मेरी उंगलियां बहुत कड़ी है। अगर जोर से दबाकर पकड़ ले तो मेरा विचार है किसी भी व्यक्ति का हाथ टूट सकता है। विजया ने हंसी दबाकर कहा, और आपका सिर इनसे भी कड़ा है, टक्कर लगने से। बात समाप्त होने से पहले ही नरेंद्र ने फिर उसी प्रकार ठहाका लगाया। इस आदमी की हंसी प्रभात के आलोक के समान मधुर और ऐसी उपभोग की वस्तु है कि सुनने का लोभ किसी भी प्रकार संवरण नहीं किया जा सकता। नरेंद्र ने जेब से 200 रुपये के नोट निकालकर मेज पर रख दिए और कहा, इन्हीं के लिए आया हूँ। मैं चालबाज हूँ, ठग हूँ। इस तरह की और भी ना जाने कितनी गालियाँ इन थोड़े से रुपयों के लिए आपने कहला भेजी थी। लीजिए अपने रुपये और दीजिए मेरी चीज़। विजया का चेहरा लाल हो उठा, लेकिन स्वयं को संभाल कर बोली, और क्या क्या कहला भेजा था बताइए तो। नरेंद्र ने कहा, इतना मुझे याद नहीं। मुझे लाने के लिए यह कह दीजिए, मैं 9:30 की गाड़ी से कलकत्ता लौट जाऊंगा। अच्छा हुआ कि कलकत्ता में नौकरी मिल गई, उतनी दूर नहीं जाना पड़ा। विजया का चेहरा दमक उठा, बोली, भाग्य अच्छा है। नरेंद्र बोला, हाँ लेकिन मेरे पास अधिक समय नहीं है। 9 बज रहे हैं, मुझे अभी जाना होगा। उसे लाने को कह दीजिए। विजया ने उसकी ओर आंखें उठाकर कहा, क्या आपके साथ यही शर्त हुई थी कि आप दया करके रुपए लाए हैं इसलिए उसे लौटा देना होगा? नरेंद्र ने लज्जित होकर कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपको तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। यह आपसे किसने कहा कि आज नहीं है इसलिए किसी भी दिन नहीं होगी? नरेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, मैं कहता हूँ कि यह चीज़ आपके कभी भी काम नहीं आएगी, लेकिन बेचकर जाने के समय तो आपने कहा था कि इससे मेरा बड़ा उपकार होगा, और यह कहला भेजने से कि आप मुझे ठग ले गए हैं, आप नाराज़ हो रहे हैं। उस समय एक तरह की बात और अब दूसरी तरह की बात। नरेंद्र लज्जा से मलिन हो गया। कुछ देर चुप रहकर बोला, तब मैंने सोचा था कि इस बढ़िया चीज़ को आप अपने व्यवहार में लाएंगी, इस प्रकार डाल न रखेंगी। अच्छा, आप तो चीज़ गिरवी रख कर भी रुपया उधार देती है, तब क्यों ना इसे भी ऐसा ही समझ लीजिए मैं इन रुपयों का ब्याज देता हूँ। विजया ने पूछा, कितना ब्याज दीजिएगा? जो भी उचित ब्याज हो मैं देने को तैयार हूँ। विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। कलकत्ता में जचवा कर देखा है, इसे मैं आसानी से 400 में बेच सकती हूँ। नरेंद्र ने सीधे खड़े होकर कहा, तो फिर यही कीजिए, मुझे आवश्यकता नहीं। तो 200 रुपये में 400 चाहता है, उससे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। विजय ने मुंह नीचा करके हंसी दबाकर मुंह ऊपर उठाया। उसे लगा केवल इस व्यक्ति को छोड़कर और किसी के भी सामने अपने मन की भाव नहीं छिपा सकती, लेकिन उस ओर नरेंद्र की नज़र ही नहीं थी।
तेजी से बोला, अगर पहले से जानता कि आप ऐसी साइलाक है तो मैं कभी ना आता। विजया ने भले आदमी की तरह कहा, कर्ज की अदायगी में जब मैंने आपका सब कुछ हड़प लिया तब भी नहीं जाना, क्योंकि उसमें आपका हाथ नहीं था। यह काम मेरे और आपके पिता कर गए थे, उसके लिए हम में से कोई अपराधी नहीं। अच्छा, अब मैं चला। खाकर नहीं जाइएगा? नहीं, खाने के लिए नहीं आया। विजया ने शांत भाव से पूछा, आप तो डॉक्टर हैं, आप हाथ देखना जानते हैं? इस पर उसके होठों में हंसी की रेखा पकड़ाई दे गई। नरेंद्र क्रोध से जल उठा, क्या मैं आपका उपहास का पात्र हूँ? रुपए आपके ढेरों हो सकते हैं, लेकिन उनके बल पर किसी को यह अधिकार नहीं मिल जाता। आप जरा हिसाब से बात कीजिए, कहकर उसने डंडा उठा लिया। विजया ने कहा, नहीं तो आपके शरीर में शक्ति है और हाथ में डंडा, यही ना? नरेंद्र डंडा फेंककर हताश भाव से बैठ गया और बोला, छी छी, आप जो मुंह में आता है कह देती है, आपसे मैं नहीं जीत सकता। देखिए, इस बात को याद रखिएगा। अगर अपने को और अधिक संभाल पाने के कारण हंसी दबाती हुई फुर्ती से चल पड़ी। सूने कमरे में नरेंद्र हदबुद्धि सा बैठा रहा। फिर डंडा उठाकर ज्यों ही उठकर खड़ा हुआ, विजया ने आकर कहा, आपके ही कारण मुझे इतनी देर हो गई, इसलिए आप अब नहीं जा सकेंगे। आप हाथ देखना जानते हैं, चलिए मेरे साथ। नरेंद्र ने जाने की बात पर विश्वास नहीं किया, फिर भी पूछा, हाथ देखने कहाँ जाना होगा? उसकी ओर देखकर विजया ने गंभीर होकर कहा, यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। हम लोगों के जो नए आचार्य हैं उन पर मेरी अनंत श्रद्धा है। आज 2 दिन से उन्हें बुखार आ रहा है, चलिए एक बार देख आइए। अच्छा चलिए, विजया ने कहा। तो ज़रा रुकिए, उस लड़के परेश को तो आप जानते हैं, परसों उसे भी बुखार है। मैंने उसे उसकी माँ से यहाँ ले आने को कह दिया है। तभी परेश की माँ लड़के को आगे करके दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। नरेंद्र ने उस पर एक पल नज़र डालकर कहा, अपने लड़के को ले आओ, मैंने उसे देख लिया। लड़के की माँ और विजया दोनों चकित हो उठी। माँ ने विनती भरे स्वर में कहा, सारे शरीर में भयानक दर्द है बाबू, नाड़ी देखकर कोई दवाई ववाई दे देते। दर्द मैं समझता हूँ भाई, अपने बच्चे को घर ले जाओ, हवा मत लगने देना, दवाई मैं भेजे देता हूँ। माँ कुछ दुखी होकर लड़के को लेकर चली गई। तब नरेंद्र ने विजया के विस्मृत मुंह की ओर देखकर कहा, इस ओर चेचक बहुत फैली है और इस लड़के के मुंह पर चेचक के चिन्ह स्पष्ट है, जरा सावधानी से रखने को कह दीजिएगा। विजया का मुंह काला पड़ गया। चेचक क्यों होगी? नरेंद्र ने कहा, क्यों होगी सो लंबी कथा है, लेकिन हुई है। आज अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन कल देखते ही जान लेंगे। मुझे लगता है आपको आश्चर्य महाशय को भी देखने की अब विशेष आवश्यकता नहीं है, उनके रोग का भी शायद कल तक ठीक पता लग जाएगा। भय से विजया का सारा शरीर सनसना उठा। वह असहाय और बेजान सी कुर्सी पर टिककर बैठ गई। मुझे भी चेचक निश्चय ही निकलेगी नरेंद्र बाबू, मुझे भी कल रात को बुखार आया था, मेरी देह में भी भयानक पीड़ा हो रही है। नरेंद्र हंसकर बोला, पीड़ा भयानक नहीं है, भयानक है आपका रूप। अगर बुखार आ भी गया तो क्या होता है, आसपास चेचक दिखाई दे रही है, इसलिए गांव भर के सब लोगों के चेचक निकल आएगी, इसका तो यह मतलब नहीं। विजया की दोनों आंखें छलछला उठी। निकल आई तो मेरी देखभाल कौन करेगा? मेरा कौन है? नरेंद्र ने हंसकर कहा, देखभाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। विजया हताश होकर सिर हिलाकर बोली, ना हो सो भी अच्छा है, लेकिन कल रात मुझे सचमुच ही बहुत तेज बुखार हो गया था, तो भी सुबह जबरदस्ती उसे झाड़ फेर कर दयाल बाबू को देखने जा रही थी। इस समय भी मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार है, यह देखिए, कहकर उसने दायां हाथ बढ़ा दिया। नरेंद्र ने पास जाकर उसका कोमल और शिथिल हाथ अपने शक्तिशाली हाथों में लेकर कुछ देर बाद छोड़कर कहा, आज कुछ खाइएगा नहीं, चुपचाप लेट ही रहिए, कोई डर नहीं, कल परसों मैं फिर आऊँगा। आपकी कृपा, कहकर विजया आंख मूंदकर चुप हो गई। लेकिन बात तीर के समान नरेंद्र मर्म स्थल में जाकर बंध गई। चुपचाप डंडा उठाकर जब वह कमरे से निकल गया, तब इस भयभीत नारी के चेहरे पर झांकती दया की भीख उनके शक्तिशाली पुरुष मन को बुरी तरह मतने लगी। दूसरे दिन कामों की व्यस्तता के कारण किसी भी तरह कलकत्ता नहीं छोड़ सका, लेकिन तीसरे दिन 9 बजे ही वह गांव पहुंच गया। मकान में पांव रखते ही कालीपद ने कहा, माँ जी को बहुत बुखार है बाबू, आप एक बार ऊपर चलिए।
नरेंद्र जिस समय विजय के कमरे में पहुंचा वह तेज बुखार के कारण बिस्तर पर छटपटा रही थी। एक प्रौढ़ा स्त्री घूंघट से मुंह ढके सिरहाने बैठी पंखे से हवा कर रही थी और पास ही कुर्सियों पर पिता पुत्र रास बिहारी और विलास बिहारी असामान्य गंभीर मुंह किए बैठे थे। नरेंद्र के आने से उन दोनों को रत्ती भर खुशी नहीं हुई। विलास बिहारी ने बिना किसी भूमिका के सीधे ही पूछा, आप ही तो परसों आकर चेचक का डर दिखा गए थे। बात इतनी झूठ थी कि एकदम उत्तर नहीं दिया जा सकता था, लेकिन प्रश्न सुनते ही विजया ने अपनी लाल आंखें खोलकर देखा। पहले तो जैसे वो कुछ समझ ही नहीं सकी, फिर दोनों बाहें बढ़ाकर बोली, आइए। पास ही और कोई कुर्सी ना होने के कारण नरेंद्र उनके पलंग के एक छोर पर बैठ गया। पल भर में ही विजया ने अपने दोनों हाथों से जोर से उसका हाथ दबाकर कहा, आप कल आ जाते तो मुझे आज इतना बुखार ना होता। मैं सारे दिन राह तकती रही। नरेंद्र डॉक्टर ठहरा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि तेज बुखार उग्र शराब के नशे की तरह अनेक आश्चर्य भरी बातें मनुष्य के अंदर से खींच लाता है, लेकिन स्वस्थ हो जाने पर उनका कोई अस्तित्व न मुंह में न हृदय में कहीं भी नहीं रहता। लेकिन विजय की बात सुनकर पास ही बैठे पिता पुत्र के सिर के बाल क्रोध से खड़े हो गए। नरेंद्र ने सहज सांत्वना के स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, डर क्या है, बुखार 2 दिनों में ही अच्छा हो जाएगा। विजय ने उसके हाथ एकदम हृदय के ऊपर खींचकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, लेकिन जब तक मैं अच्छी ना हो जाऊं, बोलो कि तुम अब तक कहीं नहीं जाओगे। तुम चले गए तो मैं शायद बचूंगी नहीं। उत्तर देने के लिए नरेंद्र ने मुंह खोला ही था कि 2 जोड़ी भयानक आंखें उसके आंखें से लड़ गई। उसने देखा जिस प्रकार भूखा बाघ अत्यंत निकट के शिकार पर फांद पड़ने से पहले उसे देखता है, वे भी उसी प्रकार देख रहे थे।